नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके पर। मैं डॉक्टर धनेश आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया बेहतरीन शानदार प्रकरण, जिसको हम कहेंगे क्रिया वर्ब। यानी कि क्रिया क्या होती है, किसी कार्य में करना होना जो भी है, कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं, कितने उपभेद होते हैं, सभी चीज़ों का सम्यक जो अध्ययन है हम आज की कक्षा में करेंगे। यदि आज की कक्षा में ये काम नहीं हो पाता है तो हम आगे के जो पार्ट बना दिए जाएंगे इसको, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे और 2 या 3 भाग हम क्रिया के बना देंगे और उसमें आपको संपूर्ण रूप से क्रिया है वो पढ़ने के लिए मिलेगी। तो चलिए फटाफट बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया होती क्या है, क्रिया में धातु क्या है, क्रिया को किस रूप में हम पहचाने, ये सारी जो बातें हैं प्रमुख रूप से आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे और हम चलते हैं अपनी क्रिया की ओर। जैसे कि परिभाषा आपको नजर आ रही है अपने बोर्ड पे कि क्रिया होती क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के करने, देखिए आप हमेशा यही गलती करते हो, कार्य के करने के साथ साथ किसी कार्य के होने का बोध भी मिलता है। किसी भी कार्य का करने, किसी भी कार्य का होने, दोनों चीजों का जो बोध हमें मिले वो हमारी क्रिया होती है। सम्यक रूप से परिभाषा हम देखेंगे, किसी भी कार्य को करने, किसी भी कार्य के होने, दोनों का जो बोध होता है प्रमुख रूप से हम उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया होना और करना क्या होता है, यानी कि किसी कार्य को करने और किसी कार्य के होने का बोध क्या है, वो चीज हम इन उदाहरणों में देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले है रमन पत्र लिख रहा है, इसमें कार्य के करने का बोध हो रहा है। कार्य के करने यानी कि रमन क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो कार्य पत्र लिख रहा है, खाना खा रहा है। देखिए उसने खाना खाया, इसमें भी क्या हो जाएगा, कार्य के करने, क्योंकि वो भी खाने का कार्य कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है। अब बात आती है कार्य के होने का बोध, कि जिसमें कार्य हो क्या रहा है, होने का बोध वो किस प्रकार से हो रहा है, वो चीज हम प्रमुख रूप से आज की इस उदाहरणों के द्वारा देखने वाले हैं। क्योंकि प्रमुख रूप से आप गलती यही करते हो, आप अपनी भाषा में यही देखते हो कि जिसमें किसी कार्य के करने का बोध हो वो क्या है, क्रिया है। क्रिया करने के साथ साथ होने का बोध भी क्रिया माना जाता है। देखिए, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, गाय भूखी थी, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, कार्य के होने का बोध होता है। कार्य के होने का बोध होता है, यानी कोई भी कार्य हो रहा है, शिक्षक है, शिक्षक का कार्य वो होना हो रहा है, प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो कार्य के होने का बोध जो है वो इन 2 वाक्यों में हो रहा है और कार्य के करने का बोध ऊपर वाले 2 वाक्यों में हो रहा है। ये निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे कि प्रमुख रूप से कार्य के करने और कार्य के होने का बोध क्या है। यानी अंत में हूं, है आ जाए, थी आ जाए, था आ जाए, ऐसे वाक्यों में प्रमुख रूप से कार्य के होने का बोध होता है और कार्य के करने का जो बोध है वो प्रमुख रूप से आपको दिखाई देगा। अब देखिए, क्रिया की रचना, हर क्रिया में या हर वाक्य में प्रमुख रूप से धातु, उस धातु की रचना किस प्रकार से की जाती है वो हम देखेंगे। प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी मूल रूप से होती है, यानी कि प्रमुख रूप से क्रिया जो होती है उसका एक मूल रूप होता है। क्रिया के उस मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है उसको प्रमुख रूप से हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। कि प्रमुख रूप से किसी भी क्रिया में प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी मूल रूप से होती है और उसी मूल रूप को धातु कहते हैं। ऐसा धातु के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो धातु किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, कार्य के करने का बोध कहाँ पे होगा और कार्य के ये उदाहरणों के द्वारा या प्रमुख रूप से किस प्रकार से हम करें कि क्रिया क्या हो जाए, हमें पता चले कि क्रिया है वो होने का बोध और करने का बोध किस प्रकार से हो रहा है। कार्य के करने का बोध होने पे देखिए क्या करना है, कर्ता के स्थान पे तू शब्द, कर्ता के स्थान पे आपको क्या करना है, तू शब्द का प्रयोग करना है और संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक बना देना है। यानी कि कार्य के करने का बोध का हमें पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो वाक्य होगा उसमें सबसे पहले कर्ता, जैसे राम है, श्याम है, उसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, तू रख देंगे और संपूर्ण वाक्य को क्या बना देंगे,
आज्ञार्थक बना देंगे, यानी आज्ञा के रूप में उस वाक्य को प्रस्तुत कर देंगे। और उसमें क्या होगा, अब वाक्य आज्ञार्थक बना दिया, उस आज्ञार्थक वाक्य के अंत में जो क्रिया रूप लिखा जाएगा वही सदैव धातु रूप होगा। अब प्रमुख रूप से उसको आज्ञार्थक बना दिया, कर्ता के स्थान पे तू रख दिया, और अंत में प्रमुख रूप से जो रूप क्रिया रूप अंत में जो लिखा जाएगा वो प्रमुख रूप से क्या होगा, आपका जो धातु रूप है वो माना जाएगा। जैसे बच्चा घर गया, बच्चा इसमें क्या है, करता है, कर्ता के स्थान में हमने क्या रख दिया, तू रख दिया, और उसको आज्ञार्थक बना दिया। तू घर जा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जा है वो धातु मानी जाएगी। उसी प्रकार वह पत्र लिखेगा, तो वह के स्थान पे हम क्या कर देंगे, तू पत्र लिख, आज्ञार्थक बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिख, और ये इसमें क्या आ जाएगा, लिख है वो प्रमुख रूप से आपकी धातु है वो मान ली जाएगी। अब चलते हैं हम किसकी ओर, कार्य के होने का बोध होने पर। तो इसमें आप सदैव याद रखेंगे, कार्य का होने का बोध होने पर सदैव होना क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया मानी जाएगी, होना क्रिया मानी जाएगी, और हो धातु मानी जाएगी। तो देखिए, वह मेरा भाई है, यथा, इसमें क्या है, होना क्रिया है और हो धातु है। वे मेरे पड़ोसी थे या पड़ोसी हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, प्रमुख रूप से होना क्रिया हो जाएगी और हो धातु है वो मान ली जाएगी। यानी ये चीज आप समझ चुके होंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया में होना या क्रिया को करना है वो किस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं, और अब क्रिया के जो भेद और उपभेद है उनकी ओर चलते हैं, जो प्रमुख रूप से आप संशय की दृष्टि में रहते हैं, क्योंकि कई किताबों को पढ़ लेते हैं, उन सभी संशयों को, उन सभी शंकाओं को हम दूर करने के लिए चलते हैं क्रिया के भेद की ओर। यह है क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का जो वर्गीकरण है प्रमुख रूप से हम 3 आधारों पे कर सकते हैं। पहला जो आधार है कर्म के आधार पे, जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है वो कर्म के आधार पे है। दूसरा है काल के आधार पे, और तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पे। देखिएगा, कर्म के आधार पे प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है क्रिया का जो रूप है वो, मतलब प्रमुख रूप से कर्म के आधार पे हम जब देखते हैं तो क्रिया को 2 प्रकार की हमें नजर आती है। एक तो है अकर्मक क्रिया और दूसरी आपकी सकर्मक क्रिया। यानी एक कौन सी हो गई आपकी अकर्मक और दूसरी हो गई सकर्मक। अकर्मक के 2 रूप हैं, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। यही दोनों रूप किसके हैं, सकर्मक के, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक जो उसके 2 भेद हम लोग मानेंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सीधी सी बात है, आप प्रमुख रूप से इसको जानेंगे कि जो क्रिया है वो प्रमुख रूप से कौन सी कर्म के आधार पे 2 प्रकार की होती है, कौन सी, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक को 2 भागों में, कौन सी, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। सकर्मक को भी 2 भागों में, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। फिर पूर्ण जो सकर्मक है उसको हम 2 भागों में बांट देंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब प्रमुख रूप से बात हम करते हैं काल के आधार पे और प्रयोग रचना के आधार पे। केवल हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। काल के आधार पे जो आपकी क्रिया है वो प्रमुख रूप से समय के आधार पे मान सकते हैं हम लोग, जैसे भूतकालिक क्रिया है, वर्तमानकालिक क्रिया है, भविष्यकालिक क्रिया है, ये काल के आधार पे मानेंगे। बात करते हैं प्रयोग या रचना के आधार पे क्रिया के कितने रूप हम लोग मानेंगे, तो इसके जो 5 रूप है हमारे सामने आते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और नाम धातु क्रिया। दोबारा देखिएगा, सामान्य क्रिया, दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रमुख रूप से प्रेरणार्थ क्रिया और 5वां है नाम धातु क्रिया। अब ये जो वर्गीकरण है, क्रिया का वर्गीकरण आप केवल यही पढ़ते हैं, अकर्मक सकर्मक और उसके पूर्ण और अपूर्ण। उसके बाद विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, वो प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे क्या, प्रमुख रूप से आपकी अकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। आज की कक्षा में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो कक्षा है इसके 2 या 3 हम लोग पार्ट बनाएंगे, जिसमें संपूर्ण रूप से आपको एक धीरे स्पीड में, यानी ठीक ठाक स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, आप क्रिया है वो आप पढ़ लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब क्रिया है वो सीख जाओगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आप जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि हर आने वाला जो भी वीडियो है आपको आसानी तक पहुंचता रहे, और बिना किसी असुविधा के आप अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी निश्चित रूप से फायदा मिल सके। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे अगले कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है तो कौन सी चीज आपको समझ में कम आई है, कौन सी ज्यादा आई है। वीडियो के बारे में यदि आप कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस क्लास को
समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिया के अकर्मक सकर्मक रूप को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद साहब।